हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मेरा है जो टॉपिक 376 के आरोपों को लेकर यानी बलात्कार के आरोपों को लेकर मेरा वीडियो आज है आप लोगों के लिए कि आप अपने आप को इसमें निर्दोष कैसे साबित करा सकते हैं, ये मुकदमा कैसे ख़त्म करा सकते हैं, जड़ से ट्रायल फेस करने से कैसे बच सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे मिल सकते हैं या मुझसे बातचीत कर सकते हैं। देखिए, जब भी 376 का आरोप लगेगा आपके ऊपर तो वो आरोप लगने के पीछे क्या रीज़न होगा। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बलात्कार के मुकदमे सोसाइटी में होते हैं जो बहुत घृणित और निंदनीय अपराध है, वो नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुकदमे होते हैं जो मलेशियस इंटेंशन से, दुश्मनी के भाव से, खराब इंटेंशन से दर्ज कराए जाते हैं। पहली चीज़ जो 376 होने का रीज़न होता है कि आपसी दुश्मनी चल रही होती है, कोई मुकदमा चल रहा होता है, लोग इसमें अपने लड़कियों और बच्चियों को आगे कर कर मुकदमा 376 या पॉस्को में लिखा देते हैं। क्योंकि बच्चियों का मैटर है तो इसको डेफिनेटली पुलिस वालों को लिखना पड़ता है और इसमें उस पर वो आगे प्रोसीडिंग करते हैं। या आपने किसी को पैसे दे रखे हुए होते हैं, पैसे की डिमांड आप वापस करते हैं तो आदमी कहता है पैसे नहीं देंगे, केस लिखा देंगे। फिर जहाँ पर केस लिखा देगा तो आप कहोगे केस वापस ले लो, मैं पैसे नहीं मांगूंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है, तो पैसे का लेन देन होता है या प्रीवियस दुश्मनी होती है या पहले से कोई मुकदमा चल रहा होता है या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में पहले से कंसेंट से रिलेशनशिप बना होता है, लेकिन अब रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो गया है, तो कंसेंट को जो है ना वो रेप दिखा देती हैं, प्रतिशोध में, द्वेष में, गुस्से में, क्रोध में, एग्रेशन में वो मुकदमे दर्ज करा देती हैं। अब ये मुकदमे फर्जी हैं कि नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा। पहली चीज़, जब मेडिकल नहीं होगा, डिले इन एफआईआर होगी। अगर देर से एफआईआर है तो जाहिर सी बात है मेडिकल नहीं होगा, और जानबूझ के देर से एफआईआर इसीलिए करी जाती है ताकि मेडिकल ना निकल के आए। और जब मेडिकल नहीं निकल के आया, एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो गई, और क्योंकि कॉग्निजिबल ऑफेंस है, इसमें तुरंत जेल का प्रोविज़न है, इसलिए पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और आदमी का हैरेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब जहाँ पर ये फर्जी होगा वहाँ पर टाइम नहीं बताया गया होगा कितने बजे हुआ, किस स्थान पर हुआ, टाइम, प्लेस, डेट सब कुछ मिसिंग होगा। 161 के बयान में, तहरीर में, 164 में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होगा। ये सारी की सारी चीज़ें होंगी तो समझ लेना ये फर्जी है। लेकिन अब इसमें बचाव आप कैसे करेंगे? अपना बचाव करने के लिए आप देखिए 4-5 पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। पहली चीज़ क्या हो गई है कि आप अपनी विवेचना को एकदम क्रिस्टल क्लियर कराएं, स्पष्ट कराएं। अब आप कहोगे विवेचना तो विवेचक का अधिकार है, यानी कि आईओ करता है विवेचना, हम उसको कैसे स्पष्ट तौर पे करा सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं उस विवेचना में? तो उस विवेचना में आप कोशिश ये कर सकते हैं कि सबसे पहले, जैसे मान लीजिए एफआईआर का रजिस्ट्रेशन हो गया, आप पहले बचने की कोशिश करिए, हाईकोर्ट जाइए, अरेस्ट स्टे की कोशिश करिए। अगर अरेस्ट स्टे मिल जाता है आप गिरफ्तार नहीं होंगे, तो यहाँ पर अपने मुकदमे की पैरवी करने का समय स्वयं आपको मिल जाएगा। जब आपको स्वयं समय मिल गया तो अपने साक्ष्यों को, जो भी आपकी बेगुनाही के सबूत हैं, जैसे सीडीआर लोकेशन अपनी निकलवा लीजिए, जिस स्थान पर बताया गया है कि ये थे उस दिन आप नहीं थे और लोकेशन में कुछ और निकल रहा है, आप अपने ऑफिस पर काम कर रहे थे वहाँ पर आप निकल रहे हैं लेकिन बताया है कि कहीं और बलात्कार हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे जो इन्होंने बताया कि इस तारीख को या इस डेट को यहाँ पर हुआ है, उस डेट पर आप अपनी नौकरी पर कर रहे हैं, तो ये सारे एविडेंसेस लगा दीजिए। ठीक है, विवेचक का काम होता है स्पष्ट विवेचना करना। विवेचक अगर स्पष्ट विवेचना करेगा तो ही वो क्योंकि वो विवेचक, देखिए जो भी हो, वो विवेचक स्पष्ट विवेचना इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको पता है उसको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, और कोर्ट में वकील साहब के बातों का उसको जवाब देना पड़ेगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और उसने गलत विवेचना करी होगी तो फंस जाएगा। कोशिश यही करता है। लेकिन विवेचक कभी कभी मिल जाता है, अगर दूसरी पार्टी से मिल गया तो यकीन मानिए वो आपसे भी मिल सकता है। तो मिलने की भी कोशिश कर लीजिए अगर मिल सकता है तो, लेकिन मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको जो करना है, लेकिन अपने एविडेंसेस को ऑन रिकॉर्ड लाने की कोशिश कर दीजिए, विवेचना एकदम स्पष्ट कराइए। अब जैसे लड़की वाले के पक्ष में जो गवाह होते हैं उनकी गवाही तो होती है, ठीक है, लेकिन आपके जो गवाह हैं उनकी गवाही जरूर कराइए। दरोगा से बोलिए कि हमारी गवाही कराइए, हमारे जो एविडेंसेस हैं उनको लीजिए, हमारे लोगों की गवाही कराइए, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए। तो अगर जैसे आप अपने ऑफिस प्रमाइसिस पर रहे, आपका बॉस बोल दे या बॉस एविडेंस दे दे कि यहाँ पर इस दिन ये नौकरी कर रहे थे, यहाँ पर जॉब पर थे, तब आपके मैटर में काफ़ी, उस मैटर में कमजोरी मिल जाएगी। दरोगा एफआईआर लगा सकता है उस मैटर में, क्योंकि एफआईआर लगाने के बाद भी उसको जवाब देना पड़ता है, इसलिए वो चाहे अगर आपके एविडेंसेस अप्रोप्रिएट है तो एफआईआर लगा के कोर्ट में पेश कर सकता है। ठीक है,
तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ आपको स्पष्ट विवेचना करानी है, दूसरी चीज़ अपने जो है गवाहों को जो है विवेचना में शामिल कराना है, तीसरी चीज़ सबसे रामबाण क्या है कि डीएनए टेस्ट का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए आप जानते हो एफआईआर झूठी है, आपने कभी फिजिकल रिलेशनशिप बनाया नहीं है, तो डीएनए टेस्ट आप तुरंत इमीडिएटली कराने की कोशिश कीजिए। लेकिन जहाँ पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मैटर होता है, वहाँ जानबूझ के डिले एफआईआर कराई जाती है कि डीएनए टेस्ट में कुछ आए ही ना। तो जब डिले एफआईआर होगी तो डिले एफआईआर अपने आप में एफआईआर ख़त्म करने का एक तरीके से ग्राउंड है, मेडिकल नहीं है, और डिले एफआईआर है तो एफआईआर ख़त्म करने का एक तरीके से ग्राउंड है। तो ये अपने मुकदमे में देख लीजिए, अगर डीएनए टेस्ट संभव है तो उसको कराइए। कभी कभी आपको इस मैटर में हाई कोर्ट आना पड़ेगा, और हाई कोर्ट का मतलब कम से कम 50,000 रुपये का आपका सिंपल सा खर्चा हो जाना है, ठीक है। तो घटना के तुरंत बाद मेडिकल और डीएनए होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए आप बच सकते हो, ये एफआईआर आपकी ख़त्म होने की, क्वैश होने के चांसेस होते हैं। लास्ट ऑप्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, कि जैसे एफआईआर हो, पहले आपको अरेस्ट से बचना है, एफआईआर क्वेशिंग में मूव करना है। एफआईआर क्वेशिंग में अगर आप आते हो तो आप अरेस्ट स्टे की प्रेयर करते हो, आपके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस सही होते हैं तो कोर्ट आपको अरेस्ट स्टे दे देगा, आपकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाएगी। और अगर एविडेंसेस आप अप्रोप्रिएट कोर्ट में दे ले गए तब आपकी एफआईआर ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म हो गई तो आप 182 की कार्रवाई लड़की के ऊपर करके उसको भी सज़ा दिला सकते हैं। अब सबसे आखिरी में क्या, मान लीजिए एफआईआर नहीं क्वैश होती है, आपके ऊपर चार्जशीट लग जाती है, अब जमानत करा के आते हो, ठीक है, चार्जशीट लग गई, अब चार्जेस फ्रेम हो गए। चार्जेस फ्रेम होने के पहले आप 482 में हाई कोर्ट आइए, उसको जो है क्वैश कराने की प्रेयर करिए। लेकिन अगर चार्जेस आपके मैटर में एक बार को फ्रेम हो गए, चार्जेस जब फ्रेम हो गए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको सिंपल सा फंडा ये रखना है कि तुरंत वहाँ पर लोअर कोर्ट में डिस्चार्ज मूव करना है। जब आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव कर देंगे, ठीक है, तब आपकी बाकी प्रोसीडिंग रुक जाएगी, डिस्चार्ज पर बहस होगी। जब डिस्चार्ज मान लो इनकेस सफल हो गया तो मुकदमा ख़त्म। लेकिन अगर डिस्चार्ज आपका नहीं सफल होता है तो आपका क्या होगा, क्लियर उसमें ये हो जाएगा, आपको तुरंत आ जाना है हाई कोर्ट में, क्रिमिनल रिवीजन में आ जाना है, वहाँ पर आपको रेमेडी मिल जाएगी। तो मुकदमा लंबा खिंच जाएगा और ख़त्म होने की प्रोबेबिलिटी होगी तो ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपना 376 का मुकदमा लड़ेंगे तो डेफिनेटली आप जीतेंगे। और अगर यहाँ पर आपने पेशेंस लूज़ कर दिया, धैर्य खो दिया, यहाँ पर आप स्वयं मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी यूपी में कहावत है। इसलिए मुकदमा